वेलकम टू आर्गुमेंटेटिव इंडियन। मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने आ रहा हूँ और सच बात तो यह है कि मेरे जैसे लोगों की आपको ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। अगर आपका मीडिया जिम्मेदार होता, जिम्मेदार नहीं, थोड़ा बहुत कामचोर नहीं भी होता तो मेरा कोई काम है नहीं। मेरे जैसा आदमी जो ज़िंदगी में काफ़ी हारा हुआ है और काफ़ी थका हुआ है, हाँ, अपने मतलब ज़िंदगी की जद्दोजहद से निकल के ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा है क्योंकि आपका मीडिया आपको लगातार बेवकूफ़ बनाने में और शायद अज्ञान बनाने में या फिर दोनों बनाने में लगा हुआ है। आपका मीडिया वही दिखाता है आपको, या जो उसको पैसे देने वाले दिखाना चाहते हैं, या फिर वो दिखाता है जो वो कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर दे। आपका मीडिया चाहता है कि वो जाके किसी मतलब रिपोर्टर को ना भेजे, भेजने का खर्चा उठाने की जगह यूट्यूब से कोई वीडियो उठा के आपको दिखा दे, क्योंकि आप वही देखना चाहते हैं। ये उसी तरह है जैसे कि मैं लोगों को मलमूत्र परोसता जाऊं और लोग खाते जाएं और मैं कहूं कि यार इनको तो ये मलमूत्र ही पसंद है, क्योंकि मैंने कभी और कुछ ट्राई ही नहीं किया उनको परोसने का। ये कमेंट मीडिया पे उतना है जितना आप लोगों पे है, क्योंकि मीडिया कहता है कि आप इस तरीके की बकवास देखना चाहते हैं। खैर, छोड़िए, आज हम रशिया के मुद्दे की बात करेंगे और इस मुद्दे पे बात करेंगे कि आपका मीडिया किस तरह से आपको बरगला रहा है इस मुद्दे में। और वैसे तो मैं बहुत से मुद्दों पे सरकार से, बहुत से नहीं, ज़्यादातर मुद्दों पे सरकार के समर्थन पे नहीं हूँ। न, अगर आप 100 मुद्दे लेके आएंगे तो 95 बातों में मैं उनसे अलग हूँ, पर यहाँ पे मैं एक औलौता ऐसा मुद्दा है जहाँ पे मैं अपने आप को उन लोगों के साथ पाता हूँ जो वैचारिक रूप से मेरे साथ नहीं है। और ये मुद्दा है रशिया का। रशिया का मुद्दा इसलिए काफ़ी समय से मीडिया में छाया हुआ है और मीडिया आपको सिर्फ वही दिखा रहा है जो वेस्ट दिखाता है, जो पश्चिम दिखाता है, क्योंकि अंग्रेज चले गए हैं बट हम अभी भी एंग्लोफाइल हैं। 91 के बाद जैसे ये लिबरलाइजेशन आया तो हमने वो देश जो हमारा साथ देते आया, दोस्त जो हमारा साथ देते आया, उसको छोड़कर उस दोस्त की दोस्ती अपना ली जो हमको पैसा देता है, कैपिटल देता है। कैपिटलिज्म में कैपिटल देने वाला सबसे बड़ा होता है, ये बात मैं मानता हूँ, बट जो दोस्त पैसे के साथ आया है वो पैसे के साथ चला जाएगा। ये तो हुई भाषण और बकवास बातें जो बहुत से लोग करते हैं, तो मैंने भी करती, मेरे को लगा आपको अच्छी लगेगी। अब मैं आता हूँ उस बात पे जो फैक्ट है, जो आपको मीडिया या तो बता नहीं रहा है या पे छुपा रहा है। वैसे तो मैं यहाँ कायरता का भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकता मीडिया पे, क्योंकि रशिया तो इंडिया का हिस्सा है नहीं। तो मैं तो ये भी नहीं कह सकता है कि किसी के दबाव में ये न्यूज़ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, विष्णु सोम नाम का एक एनडीटीवी का रिपोर्टर है, वो जैसी वॉर हुई तो वो यूक्रेन के साइड में गया और बताया कि रशिया के बम यहाँ पे गिर रहे हैं। जब रशिया बम गिरा रहा था तो बदले में यूक्रेन फूल फेंक रहा होगा उस साइड, या फिर आपको विष्णु सोम ने जब जाना ही था तो या तो दोनों साइड जाता या फिर एक साइड भी नहीं जाता, पर एक साइड ही जाया गया। पता है क्यों? क्योंकि अमेरिका का पक्ष दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका हमारे पे राज नहीं करता बट पैसा देता है। कैपिटलिज्म में कैपिटल देने वाला बहुत बड़ा होता है। खैर, विष्णु सोम दोनों दोनों जगह जा सकते थे और आपको ये बता सकते थे कि ये बम फेंकने की शुरुआत आखिर पहले किसने की। यूक्रेन ने पहले बम फेंका होगा या रशिया ने? आपको पता है? आपको ये पता है कि डेमोक्रेसी के नाम पे, क्योंकि ना वेस्ट तो यही कहता है ना, पश्चिम तो यही कहता है, अमेरिका तो यही कहता है कि ये तो हम जो कर रहे हैं ना डेमोक्रेसी के नाम पे कर रहे हैं। ये भी कहता है कि हम तो ह्यूमन राइट्स के नाम पे कर रहे हैं। कुछ तो इतने बेशरम हैं जो कहते हैं कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कर रहे हैं। मैं इन तीनों आर्ग्यूमेंट को एक एक करके उखाड़ूंगा। आप बने रहिएगा। पुतिन से मेरा कोई लगाव नहीं है। मेरा मानना है कि वो अपने एक देश प्रमुख है तो उसको जो करना चाहिए वो करना चाहिए। ठीक वैसे ही बाइडन जो कर रहा है वो उसके देश के लिए सही है, पुतिन जो कर रहा है वो उसके देश के लिए सही है। तो मेरा इनका पर्सनल, वो कम से कम पुतिन और बाइडन में मैं ये तो कहूँगा कि पुतिन कितना भी बुरा हो सकता है, उस पर पर्सनल, खैर छोड़िए। एनीवेज, बाद में इनकी बात अब करेंगे तो अब बात भटक जाएगी। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लिबरल्स की, क्योंकि ये लोग जो ट्वीट करते हैं ना, यूक्रेन का झंडा कभी कभी लगा लेते हैं, क्योंकि इनके दोस्त यार पढ़ाई करने के बाद इस देश में उन संस्थानों में पढ़ाई करते हैं जो फ्री है, पर जाते कहाँ हैं? अमेरिका। फ्री की पढ़ाई करके अमेरिका जाते हैं। खैर, आजकल तो सरकार ने वो भी झंझट खत्म कर दी, फ्री की पढ़ाई खत्म हो गई और अमेरिका से सारे विचार अपने यहाँ पे आते हैं। और क्योंकि हमको अमेरिका को खुश रखना, हम अमेरिकन मूवीज़ देखते हैं, हम रशियन कुछ भी नहीं देखते हैं, इसलिए हमारा उनके साथ लगाव है। पर सच क्या उस लगाव से जुड़ा हुआ है?
हम इन सब बारे में बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। थोड़ा सब्र रखिएगा, मैं कोई न्यूज़ प्रेजेंटर तो हूँ नहीं, बस थोड़ा सा भड़क गया आज, किसी बेवकूफ़ ने बहुत हद से ज़्यादा बात कर दी तो मैं आपके सामने अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं आपका समय नष्ट कर रहा हूँ, पर मैं जो कहूँगा फैक्ट कहूँगा। पर एक बात ध्यान रखिए, मेरा न्यूज़ मीडिया का या अपने बाप का भी भरोसा मत करिए। फैक्ट बिना फैक्ट चेक के कुछ नहीं होता। मैं जो भी कहूँ आप उसे जाके फैक्ट चेक करिएगा, ठीक है। ठीक वैसे ही आपको दूसरे न्यूज़ मीडिया के साथ भी करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट हमें ये दिया जाता है कि अमेरिका तो हथियार इसलिए दे रहा है यूक्रेन को क्योंकि यूक्रेन डेमोक्रेसी है और रशिया नहीं है। चुनाव तो दोनों जगह होते हैं। क्या यूक्रेन रशिया या अमेरिका के लेवल की डेमोक्रेसी है? मैं कहूँगा कि एक्चुअली रशिया में 5-6 पार्टियां हैं जो बराबर हैं लगभग, मतलब एक पार्टी सबसे आगे है रशिया वाली, पुतिन वाली, बट अमेरिका में सिर्फ 2 ही पार्टी है। काना भैया और अंधा भैया के बीच में फाइट है, तो मैं डेमोक्रेसी की तुलना नहीं करूँगा। बट हाँ, मैं इतना ही कह सकता हूँ दोस्त कि यूक्रेन की डेमोक्रेसी या रशिया की डेमोक्रेसी से कोई बेहतर नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल वाइज सिखाता हूँ। आप सभी को लगता है कि ये वॉर 2022 फरवरी में चालू हुई, बट ये बार 2022 में नहीं चालू हुई, 2014 में चालू हुई। 2014 में विक्टर यानुकोविच नाम का, सर्च करिए, विक्टर यानुकोविच नाम का एक आदमी था जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट था। फिर से बोलूँगा, विक्टर यानुकोविच, सर्च करिए, मैं आप चाहे तो स्पेलिंग भी बता दूंगा उसकी कहीं पे, सर्च करिए। यह आदमी जनता के द्वारा चुना हुआ था, बाकायदा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर था। अब उसके खिलाफ विरोध चालू हुए। विरोध हर लीडर के खिलाफ होते हैं। अब आप कहेंगे कि वो तो करप्ट था, तो करप्ट था तो क्या आप उसको बिना ही इम्पीचमेंट ही हटा देंगे क्या? ऐसे ही। और अगर आप उसको बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के, बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के हटाते हैं तो इस चीज को सत्ता परिवर्तन नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं तख्ता पलट। और डेमोक्रेसी में तख्ता पलट नहीं किया जाता, और अगर तख्ता पलट होता है तो वो डेमोक्रेसी नहीं होती है। तो विक्टर यानुकोविच साहब जो है वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो विरोध बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। उन्हें अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। वो अपना देश वापस आना चाहते थे रशिया, वो यूक्रेन। पर हाँ, वैसे मैं ये बता दूँ, रशिया का जो ईस्टर्न साइड है, यानी जो रशिया साइड है, यूक्रेन का जो ईस्टर्न साइड है, यानी जो रशिया से जुड़ा हुआ साइड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रशियन स्पीकिंग लोग बोलते हैं। लुहांस, दोनेस्क, ये जो रीजन है यहाँ पे। वैसे ही जो वेस्टर्न साइड है वो ज़्यादातर यूक्रेन बोलने वालों का है। वैसे यूक्रेन में लगभग हर आदमी को यूक्रेन लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज दोनों आती हैं, ठीक है। रशियन माइनॉरिटी है, बट बड़ी माइनॉरिटी है, 20% से ऊपर की माइनॉरिटी है रशियन स्पीकिंग लोग जो है, ठीक है। तो ये जो यानुकोविच है, इसका ज़्यादातर समर्थन ईस्टर्न पार्ट यानी कि रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन के साथ इसका समर्थन ज़्यादा था। तो विरोध के बाद इसको अपनी राजधानी छोड़ना पड़ा। अब इसकी जगह प्रोविजनल गवर्नमेंट आई। बट क्या प्रोविजनल गवर्नमेंट के पहले इम्पीचमेंट हुआ? इम्पीचमेंट की प्रोसेस हुई, बट इम्पीचमेंट के लिए इनफ वोट नहीं थे, कुछ वोट कम थे। तो बिना इम्पीच किए प्रेसिडेंट आपने हटा दिया। वाह भाई, बेहतरीन डेमोक्रेसी है। मैं आपको आगे बताऊं डेमोक्रेसी। इनके एक प्रोविजनल गवर्नमेंट आई, उसके बाद एक्चुअल चुनाव हुए, तो विक्टर पोरोशेंको करके लीडर चुन के आया। उस समय तक रशिया, मतलब जो रशिया का जो, उस समय तक क्या हुआ कि रशियन से जुड़ा हुआ जो रीजन थे, क्राइमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, इन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने बोला कि हमको आपके साथ नहीं रहना है क्योंकि आप हमारे चुने हुए लीडर को तो भगा दिया यहाँ से। अब जो लीडर है वो, उसको तो हमने चुना नहीं है, और वो हमारे पक्ष क्यों लेगा? क्योंकि उसको जो चुनने वाले हैं वो तो यूक्रेनियन स्पीकिंग लोग हैं। तो बमबारी चालू हो गई कहाँ पे? डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन में, यानी कि ईस्टर्न रीजन में। इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। रशिया ने क्या कहा कि हम आपके इंडिपेंडेंस को नहीं मानते, आप यूक्रेन का ही साथ रहिए, ठीक है, रशिया ने यह कहा। पर आपको यह मीडिया नहीं बताएगा क्योंकि उसके लिए थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। अब विक्टर पोरोशेंको जब चुन के आ गए प्रोविजनल गवर्नमेंट के बाद, तो मैं बताता हूं आपको नेक्स्ट क्या हुआ। विक्टर पोरोशेंको के बारे में मैं कुछ बताऊं उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि बमबारी चालू हो गई थी, पर बमबारी लुहांस्क और डोनेट्स्क और रशियन लोगों ने नहीं की थी। बमबारी यूक्रेन की गवर्नमेंट ने यूक्रेन के ही अपने ही नागरिकों के ईस्टर्न रीजन पे की थी। और यहाँ पे विक्टर पोरोशेंको का एक बहुत इम्पॉर्टेंट बयान है। वो बोलते हैं कि हम लोग, यानी कि वेस्टर्न यूक्रेनियन लोग, हमारे बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो उनके बच्चे बॉम्ब शेल्टर में रहेंगे।
यानी कि क्योंकि हम बम मार रहे हैं तो उनके बच्चे बम शेल्टर में रहेंगे और हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, यानी हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे और वो रशियन स्पीकिंग जो लोग हैं ना उनके बच्चे आगे नहीं पढ़ेंगे। ये भाई प्रेसिडेंट बने तो रशियन स्पीकिंग लोगों की मौत की कामना करने वाला प्रेसिडेंट बना, तो फिर तो व्लादिमीर पुतिन को इससे बात करने से मना कर देना चाहिए था, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन तो दानव है ना, वो तो बहुत खतरनाक दानव है, वो बच्चे खाता है, पता है आपको। ये तो मीडिया ने बताया आपको, वेस्टर्न मीडिया ने और यहाँ की मीडिया ने कॉपी करा है। पर उसने उससे बात की और ये जो बातचीत थी, इसके बाद जो समझौते का मसौदा सामने आया उसको कहते हैं मिन्स्क अकॉर्ड। इस मिन्स्क अकॉर्ड के लिए मेन साझेदार जो थे रशिया और यूक्रेन के अलावा जर्मनी और फ्रांस थे। वैसे अमेरिका ने भी शुरुआत में इसका समर्थन किया। ये अकॉर्ड बहुत सिंपल है। इसके आधार पे क्राइमिया जो है वो रशिया का हिस्सा बन जाएगा, और क्राइमिया के बारे में मैं फिर से बात करूंगा। क्राइमिया हमेशा से रशिया का हिस्सा रहा है, इसलिए उसकी बहस करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ, मैं आपको क्राइमिया की 700 साल की हिस्ट्री बता दूंगा, ठीक है। तो मिन्स्क अकॉर्ड को सभी ने समर्थन दिया। अकॉर्ड बहुत सिंपल था, कहने का मतलब है ईस्टर्न हिस्से जो है लुहांस, दोनेत्स्क, खार्किव रीजन जो हैं, और एक दो और हैं जो उनकी स्पेलिंग मेरे को सही से आती नहीं है, वो रीजन यूक्रेन का ही हिस्सा रहेंगे, पर उनको ऑटोनॉमी मिलेगी, ठीक है। और ये जो नाजी अज़ोव बटालियन है इन सब पे बैन लगेगा। ये सिंपल थे, बट इसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अभी कुछ दिनों पहले विक्टर पोरोशेंको से एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपने मिन्स्क अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, तो विक्टर पोरोशेंको साहब ने कहा कि हमने तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं, हम करना ही नहीं चाहते थे, बट हमने वो अकॉर्ड इसलिए किया ताकि हमको अपने हथियार इकट्ठे करने का टाइम मिल जाए, ठीक है। ये आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पुतिन तो दानव है ना। वो अच्छा कैसे हो सकता है, सारे अच्छे लोग तो यूक्रेन के साइड में, ठीक है। तो भाई साहब ये है डेमोक्रेसी। अरे मैं आपको बताना ही भूल गया, अभी तो करंट लीडर है ना अपने वोल्दिमोर जेलेंस्की, व्लादिमीर नहीं, वोल्दिमोर जेलेंस्की। वोल्दिमोर जेलेंस्की साहब जनता से ये वादा करके आए थे, ध्यान रखिए मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए और उसको जाके रिसर्च करिएगा। व्लादिमीर जेलेंस्की साहब को चुना गया, वो किसी मतलब जो एस्टेब्लिश पार्टी से नहीं आते थे, जिस पार्टी से आते थे वो बिल्कुल नई बनी थी, और उनको इसलिए चुना गया क्योंकि उन्होंने जनता से वादा किया कि वो रशिया से बात करेंगे। ध्यान रहे, जनता ने उनको रशिया से बात करने के लिए चुना, और जनता ने उनको रशिया के साथ शांति के लिए चुना। कोई भी देश यूक्रेन के या ईस्टर्न यूक्रेन के या रशिया के लोग नहीं चाहते हैं वॉर, रशिया के साथ बातचीत करने के लिए चुना, ना कि वॉर के लिए। ओवरवेलमिंग वोट दिया उनको, और जाके फिर बातचीत की क्या, मिन्स्क अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट किया क्या? हाँ, कोशिश की। मिन्स्क अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए वोल्दिमीर जेलेंस्की ने शुरू में 15-20 दिन मेहनत की, बट उसके बाद जब वो अज़ोव बटालियन ने उसको ऐसे चमका के भगाया, आप कभी सर्च कर लीजिएगा अगर वीडियो मिल जाए, क्योंकि वैसे तो अमेरिकन ने सारे साफ कर दिए होंगे, फिर भी मिल जाए कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोल्दिमीर जेलेंस्की के साथ अज़ोव बटालियन के लीडर का कैसा बिहेवियर था। मेरे को मतलब ऐसा नहीं आपको कि कहीं पढ़ना है, ये वीडियो में है, ठीक है। तो आप वीडियो ढूंढेगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने हार मान के वो कुछ नहीं किया। अब व्लादिमीर जेलेंस्की साहब, जिनके पास वैसे तो बहुत अमीर हैं, उनके पास 10-20 मिलियन डॉलर का बंगला तो फ्लोरिडा में है, अमेरिका में, पर फिर भी उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो टी शर्ट चेंज कर सकें। पता नहीं कितनी काई कलर की टी शर्ट उनके पास हैं। वैसे काई कलर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की साहब, अभी हम डेमोक्रेसी वाले पॉइंट पे ही चल रहे हैं, डेमोक्रेसी से आगे नहीं बढ़े हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की साहब बहुत खतरनाक डेमोक्रेटिक आदमी है। वो ऐसे डेमोक्रेटिक आदमी हैं कि आते ही साथ उन्होंने एक एक करके सामने विपक्षी पार्टियों को बैन करना चालू कर दिया। ध्यान रहे, मैं ये नहीं बोल रहा कि विपक्षी पार्टियों पे प्रतिबंध लगाना चालू कर दिए या उन पे ईडी सीबीआई की रेड करना चालू कर दिया, सीधे बैन कर दिया। यानी बीजेपी वाले हो आप तो सीधे बैन कर दो साला कांग्रेस को, या कांग्रेस वाले हो आप तो सीधे बैन कर दो आप बीजेपी को। फिर ऐसा बैन करते करते उन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी के जो नेता है उसको पहले जेल में डाला। अब क्योंकि अमेरिका और पूरा दुनिया का मीडिया तो व्लादिमीर जेलेंस्की को सुपरमैन बता चुका था, तो वो तो जो भी कर रहे हैं उसकी सजा माफ है। फिर उन्होंने जब बोला कि कोई तो कुछ बोल नहीं रहा है,
तो उन्होंने वो जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसको भी बैन कर दिया। सारी पार्टियां जो उनके साथ दिक्कत कर रही थी सारी बैन है, और जो उनके पक्ष में है बस वही जिंदा है। ये डेमोक्रेसी है आपकी यूक्रेन की। अगर आपको लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना मजा आया आपको इस डेमोक्रेसी के बारे में सुन के। आप अगले चीज पे चलते हैं, ह्यूमन राइट्स। क्या रशिया जो कर रहा है वो सही कर रहा है? शायद नहीं। क्या यूक्रेन जो कर रहा है वो सही कर रहा है? शायद नहीं। पर इल्ज़ाम एक ही साइड क्यों? रशिया ने भी लगभग उतने ही लोग खोए होंगे जितने यूक्रेन ने खोए हैं। फिर ऐसा क्यों है कि हम सिर्फ यूक्रेन के लोगों के ह्यूमन राइट्स पे आ रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि रशिया को हर गुनाह माफ़ है, पर मैं ये कहता हूँ कि आखिर क्यों है कि यूक्रेन के लोगों को हर गुनाह माफ़ है? ह्यूमन राइट्स, क्या आपको, मैं ह्यूमन राइट्स की जहाँ बात हुई ना, तो मैं एक वॉर पे एक बात बताता हूँ। आपको बताया गया कि 2022 में वो वॉर चालू हुई क्योंकि 2022 में वीडियो बनाए सीएनएन ने, और क्योंकि हमारा मीडिया तो कॉपी पेस्ट में माहिर है ना, क्योंकि इंजीनियरिंग पढ़ी है मैंने। इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट कॉपी पेस्ट, चाहे वो आईआईटी में हो चाहे कहीं भी हो, ठीक है। तो यही हमारा मीडिया करता है। उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया कि वॉर तो है 2022 में चालू हुई, वॉर 2014 से चालू हुई, क्योंकि जो रीजन मैंने पहले बात की थी उन्होंने तभी विद्रोह कर दिया था, और वहाँ पे बम तब से गिराए जा रहे हैं। 8 साल से रशिया ने रशियन स्पीकिंग लोगों पे बम गिरते हुए देखा, और जब उनको लगा कि बड़ा हमला होने वाला है तब उन्होंने हमला किया। वॉर 2022 में नहीं चालू हुई, 2014 में चालू हुई। तो जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, 2014 से लेकर 2022 तक जो लोगों पे हमले हो रहे थे उनके ह्यूमन राइट्स का क्या? ना सिर्फ ये तो ईस्टर्न रीजन की बात है, बल्कि पूरे यूक्रेन में रहते हैं रशियन स्पीकिंग लोग, बड़ी मात्रा में नहीं रहते हैं जैसे ईस्टर्न में, उनके ह्यूमन राइट्स की क्या? आपने उनकी लैंग्वेज ही बैन कर दिया। आपको पता है रशियन लैंग्वेज बैन हो गई है। वो लैंग्वेज जिस पे यूक्रेन लगभग 300 साल से चल रहा था वो लैंग्वेज बैन कर दी। ठीक वैसे ही जैसे अपन जाए बोले कि बांग्लादेश में बंगाली लैंग्वेज बैन कर दो, पाकिस्तान ने करके देखा था, क्या हाल हुआ? एक के दो हो गए ना। लैंग्वेज से बहुत मोहब्बत है लोगों को, पर उनके ह्यूमन राइट्स में लैंग्वेज का राइट्स नहीं आता है क्या? ठीक है। फिर आपने रशिया में 1940 से लेकर 1944 तक बंडेरा नाम का एक आदमी था जो लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार है, लाखों ज्यूइश और पोलिश ओरिजिन के लोगों की मौत का जिम्मेदार है, उसको अपने हीरो बना दिया। उस आदमी, उस दानव के द्वारा जो लोग मरे थे, नासियों का समर्थन करते हुए मरे थे, नासियों का समर्थन करने वाले लोगों के हाथ जो लोग मरे थे, उनके ह्यूमन राइट्स नहीं है क्या? अगर ह्यूमन राइट्स हैं तो सभी के हैं, पर अगर ह्यूमन राइट्स नहीं है तो किसी के भी नहीं है। पर जब मान लीजिए मैं दुनिया भर में चिल्लाता हूँ कि यार आपने मेरे को 4 झापड़ मार दिया, पर मैं ये बताना भूल जाता हूँ कि पहला झापड़ मैंने मारा था, तो वो न्यूज़ ना सिर्फ गलत न्यूज़ है बल्कि हानिकारक न्यूज़ है। ठीक है, चलिए डेमोक्रेसी की बात हो गई, वॉर की बात हमने कर ली कि 2014 से चालू हुई, ह्यूमन राइट्स की बात कर ली। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। भाई साहब, यार हम तो वेस्ट में ना खतरनाक फ्रीडम ऑफ स्पीच हमको चाहिए, बट हम सारे के लोगों को बताएंगे फेसबुक में कि सरकार जो बोलती है ना करना चाहिए। अगर यहाँ की सरकार बोलती है इसको बैन कर दो, उसको बैन कर दो, इसकी स्पीच लिमिटेड कर दो तो कर दो। बट खैर, यूक्रेन की बात करते हैं तो यूक्रेन पे चलते हैं। यूक्रेन में भाई साहब जितने भी चैनल थोड़े बहुत क्वेश्चन कर रहे थे ना उन सभी को बैन कर दिया गया। ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच। यूक्रेन में ही नहीं, यूक्रेन के लोगों ने लिस्ट बनाई है। यूक्रेन के लोग, उन पे भी, मतलब यूक्रेन की जो आपकी जो आईटी सेल होता है ना, वहाँ भी आईटी सेल है, वो दुनिया भर के लोगों पे हमला करता है, इवन ट्विटर के हेड तक पे हमला करता है ऑनलाइन, अगर वो कुछ बोलता है तो जो आपको पसंद नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या ये कहता है कि जो चैनल आपके पक्ष में नहीं बोल रहा उसको बैन कर दिया जाए? फिर बच क्या जाएगा? बस यस मैन की फौज बच जाएगी। चलिए, डेमोक्रेसी गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच गई, वॉर गए, ह्यूमन राइट्स गया। अब एंड में हम बात करते हैं, क्या व्लादिमीर पुतिन अच्छा आदमी है बुरा आदमी है? मुझे नहीं पता, पर आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग जो पैदा हुए हैं 91 के बाद शायद पैदा हुए हैं, या फिर 91 के बाद होश में आए हैं, इसलिए आपको पता नहीं कि कौन दोस्त काम वाला दोस्त है, कौन दोस्त पैसे वाला दोस्त है, इसीलिए आप अमेरिका के पक्ष में हैं। मैं आपको बता दूं, जो दोस्त पैसे के साथ आया है वो पैसे के साथ जाएगा भी।
व्लादिमीर पुतिन की बात करते हैं। व्लादिमीर पुतिन अच्छा आदमी बुरा आदमी मुझे नहीं पता, पर जब व्लादिमीर पुतिन आया उस समय रशिया के हालत बहुत ख़राब थे। 91 से लेके 2000 तक रशिया के हालत बहुत ख़राब थे। लिटरली उनके सारे, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, आप आंकड़े निकाल के देख लीजिएगा कि कितनी औरतें देह व्यापार में गई थी। और ये एक ऐसे देश की औरतें थी रशिया की, जो देश पिछले 70 सालों से यानी 90 के पहले से पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट था। वहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर ऐसा क्या हुआ 91 में कि ये हो गया? खैर उस बारे में फिर कभी बात करेंगे। पर व्लादिमीर पुतिन ने आपके लिए मेरे लिए अच्छा कुछ किया हो नहीं किया हो, कई उसकी नीतियाँ हैं जैसे गे राइट्स पे है और कुछ ह्यूमन राइट्स पे हैं, वो बेकार हैं, पर अपने देश के लिए उसने कुछ तो अच्छा किया है, ये तो मैं आपको बोलूँगा। वोल्दिमिर जेलेंस्की, वोल्दिमिर जेलेंस्की एक नार्सिसिस्ट आदमी है जो सिर्फ अपना उत्थान होते हुए देखना चाहता है। मिन्स्क अकॉर्ड अगर वो मानता तो ये वॉर नहीं होती। इसके बीच में भी रशिया ने उसको वापस सेम चीज़ ऑफर की है शुरू के 15-20 दिनों के बाद, जब बोरिस जॉनसन राष्ट्र प्रधानमंत्री हुआ करता था इंग्लैंड का, उसने जाके बीच में बातचीत तोड़ दी। अब आप बोलेंगे कि अमेरिका का क्या? अमेरिका का बहुत सिंपल है, अमेरिका नहीं चाहता कि उसके आसपास भी कोई भटके। तो रशिया को कमजोर करने का इकलौता रास्ता अभी तो यह है कि इनको हथियार देते जाओ, ये तो मरेंगे ना, आदमी तो इनके मरेंगे, अपने बाप का कुछ नहीं जाएगा। अपना तो बस थोड़ा सा स्टील, थोड़ा सा बारूद खत्म होगा, बस वो अपन वापस से बना लेंगे। नहीं होगा तो इंडिया को आउटसोर्स कर देंगे, वो मरे जाते हैं मेक इन इंडिया के लिए, समझ रहे हैं? मरेंगे लोग रशिया के, मरेंगे लोग यूक्रेन के, पर हम पक्ष लेंगे सिर्फ एक साइड का। सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इकलौता है, बहुत कम मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पे मुझे सरकार से इतनी शिकायत नहीं है, मीडिया और लोगों से है। आप बताइएगा मेरी बकवास में आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया। खैर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। और कोई भी इशू आप कवर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है।